नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलावर में मखनदीन नाम के एक युवक द्वारा कथित तौर पर की गई आत्महत्या के मामले की जांच के लिए जहां कठुआ जिला प्रशासन ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं जोनल पुलिस मुख्यालय भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेगा। पुलिस ने बिलावर में हालात तनावपूर्ण होने की खबरों का भी खंडन किया है। दूसरी ओर मखनदीन की मौत को लेकर मृतक के परिजनों और साथ ही साथ बनी विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने प्रशासन से मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की राहत प्रदान करने और इस मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा कि कठुआ प्रशासन और पुलिस की जांच प्रक्रिया से वो सहमत नहीं है, लिहाजा इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर 4 दिनों के भीतर ये मांगे पूरी न हुई तो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। बाहर जागत बलौर दा लिया ते ले गया अगे निकली है ते मैं भला पैदल इथों गड्डियां थोंदियां कदे कदे उपरे ये चक्कर होया जनाब। ते पानी बगैर कल इसले जान टुटे करदी सी ते ऊपर उपरा दा आए नहीं पानी पीन देता, नहीं पानी नहीं देता। हम इनको 4 दिन का टाइम देंगे। 4 दिन के अंदर अंदर वो जैसे भी कर सकते हैं हमारी डिमांडों को पूरी करने की कोशिश करें। अभी वक्त भी हो रहा है और हम नहीं चाहते कि जनाजा खराब हो। हमारे लिए सबसे जरूरी वो चीज है, ठीक है। ये लड़ाई कोई एक दिन की या आज शुरू हुई और आज खत्म नहीं हुई है, ये चलेगी आगे। हम लड़ेंगे और तीनों चीजें जो है वो लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमने अभी फिलहाल वक्त को समझना है। वक्त इस चीज की गवाही नहीं देता कि हम जनाजे को खराब करें। बिल्कुल, हम पहले जनाजे को देखेंगे। जो इन्होंने बोला है नौकरी का, वो अपने हिसाब से देख लें। 4 दिन में हमें 2-4 दिन में दे दें ऑर्डर। अगर देना होगा इन्होंने तो इनकी मर्जी है, नहीं देना होगा तो मत दें, ठीक है। एक मिनट। दूसरी चीज ये है, ये अपने तरीके से जैसे इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमने बोला है जुडिशियल इंक्वायरी। 3-4 दिन के अंदर अगर इनकी सहमति बनती है जुडिशियल इंक्वायरी की तो ठीक है, नहीं तो जिस इंक्वायरी को ये करवा रहे हैं उस इंक्वायरी में 4 दिन के अंदर अंदर अगर रिजल्ट इन्होंने ऐसा दे दिया जो हमें पसंद होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब भी हम मान जाएंगे। लेकिन उस 4 दिन के अंदर अंदर वो रिजल्ट नहीं मिला तो हम इनकी इंक्वायरी टोटली फेल कर देंगे और फिर से हम उस जुडिशियल इंक्वायरी पे अटक जाएंगे। और जो 1 लाख रुपया ये दे रहे हैं, हम हाथ जोड़ के इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे। हमारी 10 लाख की बात है तो 10 लाख ही चाहिए हमें, क्योंकि एक आदमी की जान की बदले अगर आप 1 लाख रुपया दे रहे हो तो ये हमें लेते हुए भी शर्म आएगी और हम ये करना नहीं चाहते। ये गुनाह है किसी की जान का 1 लाख रुपया लेना, हम नहीं लेंगे। 3-4 दिन के बीच में अगर माहौल खराब होता है, पुंछ में प्रोटेस्ट होते हैं, रजौरी में होते हैं, जम्मू में होते हैं, उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और ये सारे डिपार्टमेंट। इधर बारामूला में एक ट्रक चालक की सुरक्षा बलों द्वारा चलाई गई गोली से मौत की सियासी दलों ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारामूला में सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको बताते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल एरिना में इस बात का ढोल बजा रहे हैं कि हमने हालात काबू में लिए। यहाँ आप देखिए, कश्मीर में मिलिटेंसी थी, शिफ्ट होके वो पीसफुल एरियाज ऑफ जम्मू में शिफ्ट हुई और टारगेटेड किलिंग्स हुई, टारगेटेड अटैक्स हुए, जिसका अभी तक भी कोई खुलासा और कोई उसका क्लू जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बता पाए। पुंछ राजौरी के जंगलों में इतना इस वक्त माहौल वहाँ पे भी ख़राब है कि जिसका अगर सही उसका ब्यौरा सामने आए तो आम इंसान उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि हालात क्या है। बहरहाल कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जवाबदेह है इस चीज़ के वास्ते कि अगर एक साइड से वो क्लेम्स करते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, कंट्रोल में हैं, तो ये सब क्या हो रहा है। देखिए, सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इस बात पे जिक्र किया था कि सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं और उसके साथ साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद भी हो रहे हैं। तो आज आप देख लीजिए कि एक ट्रक ड्राइवर को, हम मानते हैं कि वो एक चेक पोस्ट से निकला, उसको रोका गया, जो इनका बयान है उसको रोका गया और वो नहीं रुका,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको गोली मार दी जाए। उनके पास ऐसे साधन हैं कि वो अगले चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म करते कि फलां फलां नंबर की गाड़ी जो है वो ये चेक पोस्ट तोड़ के आगे निकली है। लेकिन गोली मार देना इस चीज़ के वास्ते हो सकता है कि उसकी नज़र ना पड़ी हो, तो ये सब जो है ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है बारामूला का वाक़ा, क्योंकि वो कहीं सुनसान जगह पे तो नहीं हुआ कि जहां मैं मान सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली इसलिए चलाई कि उनको लगा वो भागे तो टायर पे गोली चलाते। तो मुझे लगता है सरकार को इन चीज़ों का नोट लेना चाहिए और आइंदा से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि इंसानी जान काफ़ी अहम है। अगर कभी ज़रूरत भी पड़े तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हम निशाना सीधा ही इंसान को ही बनाएं। ट्रक को निशाना बना सकते थे, टायरों को निशाना बना सकते थे। ये हर कोई जानना चाहता है कि क्यों, किन वजूहात की वजह से, क्या मजबूरी रही कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ट्रक ड्राइवर को टारगेट करना पड़ा इस तरीके में जिससे उसकी जान चली गई। हम चाहते हैं कि इस इंसिडेंट की एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो और उसकी डिटेल्स जो है लोगों के सामने लाए जाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब पे है, बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर उनके ज़िम्मे में ही आता है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस इशू पे इसको एक्सपेडाइट किया जाए, इस इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेडाइट किया जाए, ताकि साल 2023 में 19 जुलाई को तरनाह नाले में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए तरनाह पुल पर करीब 2.5 साल बाद आज यातायात बहाल कर दिया गया। तरनाह पुल की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद आज इस पर गाड़ियों को आवाजाही की इजाजत दे दी गई, जिससे पुराने पुल पर भी यातायात का दबाव कम हो गया है। अब इस नाले पर बने दोनों पुलों पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे यहां अक्सर लगने वाले जाम की स्थिति से भी छुटकारा मिल गया है। आपको बता दें, बाढ़ के कारण तरनाह नाले पर बने नए पुल के कुछ पिल्लर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां यातायात बेहद प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए अस्थायी तौर पर एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण भी किया गया था। तो कुछ समय पहले तरनाह जो नाले पर पुल था, बना हुआ पुल था, वो क्षतिग्रस्त हुआ था। वहां पर बाढ़ की वजह से इसके पिल्लर पूरी तरह से वहां पर क्रैक हो गए थे और जिस वजह से वहां पर जो आवाजाही थी वो बंद हो गई थी। उसके बाद काफी मुश्किलातों का सामना भी जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरफ या दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ आने वाले लोगों को हो रही थी। उसके बाद वहां पर एक वैकल्पिक मार्ग का जो है वो निर्माण किया गया, एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया जहां से अक्सर जो वाहन थे वो गुजर रहे थे, लेकिन काफी वक्त लगा और इस तरनाह पुल को बना दिया गया है। आज से इस पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन जो समय की अवधि थी उससे अतिरिक्त समय इस पुल को तैयार करने में लगा हुआ है। हमारे साथ रंजीव मेहता, संवाददाता कठुआ से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। रंजीव, काफी देर बाद लेकिन तरनाह नाले पर जो बना पुल था उसको वापस बना दिया गया है और आवाजाही शुरू कर दी गई है। के बाद जो तरनाह नाले का क्षतिग्रस्त हुआ था 19 जुलाई 2023 को, आज उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो तस्वीरें सीधी आपको बताएं किस तरह से ये पुल जो वहाँ पे चल रहा है और यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही जो है बिल्कुल तरीके से जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार यहाँ से गाड़ियां चल रही है। क्योंकि उस समय जब फ्लैश फ्लड आया था तो उस दौरान 3 पिलर जो थे इस पुल के जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके ट्रैफिक काफी बाधित हो गई थी। ट्रैफिक को मजबूरन बॉर्डर के रास्ते से डाइवर्ट करना पड़ा और जिसके कारण लोगों को एक लंबा जाम का सामना करना पड़ता और 30 से 35 किलोमीटर का सफर जो था वो तय करना पड़ता था। फिर करीब 1-1.5 महीने बाद वैकल्पिक मार्ग तरनाह नाले के बीचों बीच से बनाया गया। वहां पर भी जाम की स्थिति रहती थी, काफी ट्रैफिक की व्यवस्था जो थी वो सही नहीं होने के कारण काफी आरोप लगते रहे। उसके बाद काफी हो हल्ला हुआ दिल्ली तक यहाँ पे विजिट किया। उसके बाद इसका काम शुरू होने की बात तो कही गई, लेकिन करीब 1 साल बाद इसका काम जो है वो शुरू हुआ। 3 पिलर जो थे इसके ध्वस्त हुए थे और इसका मुख्य कारण जो है वो माइनिंग ही बताया जाता है, क्योंकि तरनाह नाले में जो क्रैशर माफिया है पिछले कई सालों से लगातार वहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, लगातार पुल के इर्द गिर्द जो है वो माइनिंग करता है, जिसके चलते यहाँ पे ये पुल जो है वो ध्वस्त हुआ था। क्योंकि साल 2014 में
जब 4 लेनिंग का काम हुआ था उसी दौरान ही जो पुल ध्वस्त हुआ वो बनाया गया था। लेकिन और रंजीव, उसके साथ जहां तक मुझे याद है, उसको- अगर मैं गलत हूं मुझे सही कर देना, जहां तक मुझे याद है इस पुल को वापस बनाने की समय अवधि 6 महीने के आसपास रखी गई थी। क्या ये ज्यादा समय नहीं लग गया है? थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लिया गया है? सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। रंजीव, मेरा सवाल है, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो आप सही कर देना, इस पुल को या फिर जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसको 6 महीने का वक्त इसको जो है वो अवधि रखा गया था कि जल्द से जल्द इसको बना दिया जाएगा। आपने सही करवाया, तो इस दौरान इसको जब बनाने की बात आई तो 6 महीने में बनाने की बात कही गई, लेकिन इसको 18 महीने और आज 2 सप्ताह हो चुके हैं उसके बाद खोला गया है। इतना लंबा समय इस पुल को लगाया गया, एक बड़ी जो लोगों के लिए परेशानी का सबब रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से, यूपी से, बाहर से आने वाले और जहां से जाने वालों के लिए यही एकमात्र नेशनल हाईवे है, यहाँ से पूरा ट्रैफिक जाता है और जिसके चलते लोगों को काफी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लोग जो उस दौरान जो करना नाले की बाढ़ में से जो अपने वाहन जबरदस्ती घुसा देते थे, काफी नुकसान होता था, कई हादसे भी लोगों के साथ हुए, लेकिन मुख्य कारण था इसका खनन माफिया का, क्योंकि खनन इस तरह नाले में इतना ज्यादा अधिक हो चुका है कि इसके किनारे जो है 8 से 10 मीटर तक नीचे पहुंच चुके हैं, 8 से 10 फुट तक जो नीचे इसका जो ब्रिज है वो चला गया है, जिसके चलते यहाँ पे क्रैशर जो है बिना ब्लॉक जो है उसके चल रहे हैं, क्योंकि माइनिंग जो है लगातार होती रही है और उसी का कारण इसको माना जा रहा है। लेकिन अभी भी इस पुल को चला दिया है और आज लोगों ने काफी राहत महसूस किया, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सरपट गाड़ियां जो है इस पुल से दौड़ रही है और अपने गंतव्य की तरफ जा रही है। पहले यहाँ पर घंटों लंबा जाम, लोगों को घंटों तक इस पुल के पार करने में, मात्र ज्यालाचक और चरवाल के बीच का जो 2 किलोमीटर की दूरी है, कई लोग ऐसे हैं इस इलाके के जिनका बिजनेस जो चरवाल में रहते हैं उनका बिजनेस ज्यालाचक में है और जो ज्यालाचक में रहते हैं उनका बिजनेस जो है चरवाल में था, तो जिसके चलते उनको काफी परेशानियां थी। प्रशासन को कई बार कहा, यहाँ से मंत्री से लेकर हर बड़ा छोटा अधिकारी इस पुल का दौरा कर चुका, लेकिन उसके बावजूद भी इसको 18 महीने से अधिक का समय लगा इसको पूरा होने में। तो क्या अब समय जो है वो भी लोगों को बचेगा, क्योंकि वहां पर समय की भी थोड़ी सी दिक्कत होती थी और जिस तरह से आपने कहा कि जाम भी लग जाता था और कई सारी दिक्कतें होती थी, तो क्या अब उन सभी दिक्कतों से सब लोग जो हैं वो मुक्त हो जाएंगे और ये आवाजाही सुगम तरीके से जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरफ या पठानकोट की तरफ से देखने को मिलेगी? बात करो तो नेशनल हाईवे जो जम्मू का पठानकोट नेशनल हाईवे, इसके सड़काचक से लेकर जम्मू नरवाल बाईपास तक जो एक्सप्रेस वे इसके बीचों बीच से बनाया जा रहा है, उसके कारण अभी लोगों को काफी परेशानी है, सिंगल रोड में चलना पड़ता है, रोड काफी खराब है। लेकिन करनाल नाले की बात करूं तो यहाँ पर लोगों को अब राहत मिल चुकी है, क्योंकि चरवाल से ज्यालाचक का जाना हो मतलब 1 से 2 मिनट लगता है और पहले जो था वो 1 घंटे या 1.5 घंटा भी लग जाता था, लोग काफी परेशान होते थे और अब लोगों को काफी राहत महसूस हुई है इस पुल के चलने के बाद। क्या कंप्लीट ये वर्क या जो काम चल रहा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है या फिर अभी भी कुछ बाकी है जिसे किया जा रहा है? बिल्कुल, पुल का काम और ऊपर से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पुल के जो नीचे जो सुरक्षा दीवारें बनाई जाती हैं, जो सुरक्षा बांध बनाया जाना है, जो क्रेट डालने का काम है, पत्थर लगाकर वहां पर कंक्रीट का काम वो अभी भी जारी है, उसको अगला 1 महीना और लगेगा, जिसके बाद पुल की प्रोटेक्शन का काम जो है वो दरिया के बीचों बीच जो है, नाले के बीचों बीच जो है अभी भी जारी है। लेकिन ऊपर से पुल बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको 4 से 5 दिन इसकी पैकिंग हुई, इसके ऊपर वजन डालकर भी इसको टेस्ट किया गया, और फिर हमने पहले भी खबर चलाई थी 1 सप्ताह पहले के 1 सप्ताह के भीतर ये चल पड़ेगा, लेकिन 3 से 4 दिन उसके बाद भी ये लेट हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव हमारे से जुड़ने के लिए। और ये तरनाह पुल को लेकर पूरी जानकारी रंजीव ने हमारे सहयोगी ने दी और कहा कि अब यहां पर जो आवाजाही है वो सुगम हो गई है, चल रही है, शुरू कर दी है, जिससे लोगों को काफी सारी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था उससे भी निजात मिली है। इधर जम्मू में अपराधियों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो मकानों, दुकानों और मंदिरों के साथ साथ अब शमशान घाटों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जम्मू के जोगी गेट शमशान घाट का है, जहां चोरों ने अस्तित्व गृह को निशाना बनाते हुए वहां रखे गए अस्थियों के कलशों में रखे गए पैसों पर भी हाथ साफ कर दिया।
इसके अलावा शमशान घाट में रखे गए दान पात्र को भी तोड़ दिया और उसके रखे गए रुपये चुराकर फरार हो गए। इस मामले में चोरों ने सभी हदें पार कर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। शमशान घाट के मैनेजर जोगेंद्र कुमार के मुताबिक यहां पुलिस से कई बार सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। इस बार चोरों ने जो है पैसे कैश ले जाते तो कोई बात नहीं लोगों ने घर हुन चोरी करने पासे नहीं मिला रही है और यहाँ पे अंदर ले चलते हैं उसके साथ कुछ पैसे होते हैं, अब वो भी सुरक्षित नहीं। जो इस जगह को नहीं छोड़ेगा तो वो कहाँ सुरक्षित? जम्मू एक और चोरी की वारदात जो है वो पेश आई है। इस बार चोरों ने जो है पैसे कैश ले जाते तो कोई बात नहीं लोगों ने घर हुन चोरी करने पासे नहीं मिला रही है और यहाँ पे अंदर ले चलते हैं उसके साथ कुछ पैसे होते हैं, अब वो भी सुरक्षित नहीं। जो इस जगह को नहीं छोड़ेगा तो वो कहाँ से? तो उन्होंने हद ही पार कर दी। ताले तो हमारे तोड़े, लेकिन जो हमारी अस्थियों के साथ उन्होंने अस्थियों के साथ जो व्यवहार किया है वो बर्दाश्त से पार। और हम अपील करेंगे DIG IG से, ISP चोरों पर शिकंजा कसने की। ये देख लो आपके सामने टूटे हुए ताले और टूटी हुई अस्थियों के साथ जो हमारे हिंदू तैयार होते हिंदू समाज होता है ना, वो कभी चांदी का सिक्का डाल देता है। और उनको ये पता कि ताले इसी कमरे के अंदर दान पात्र पड़े हैं, इसी कमरे के अंदर ऐसे पड़े हैं, ये सारा कुछ होता है। हमने पुलिस वालों को पहले भी रिपोर्टें की हैं कि शमशान घाट खुला हुआ है, यहाँ पर हमें पूरी चारदीवारी करने की हमारी अपनी ज़मीन है, हम चारदीवारी करने कुछ शरारती लोग आ जाते हैं जो हमें रोकते हैं। जो नासर है जिन्होंने ये काम किया है उनको पकड़कर नंगा कर पूरे जम्मू में घुमाकर और जम्मू से बाहर करना चाहिए। लेकिन जम्मू की जनता अगर जागेगी और हिंदू समाज हमसे सवाल करेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी गवर्नमेंट की। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में बढ़ते अपराध ने आम नागरिकों के साथ प्रदेश बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। शहर व आसपास इलाकों में एक के बाद एक आपराधिक वारदात से यहां लोगों में दहशत है। बीजेपी पर भी आम लोगों की जवाबदेही का दबाव बढ़ रहा है। पार्टी ने इस मुद्दे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक भी पहुंचाया है। प्रदेश बीजेपी के महासचिव व विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जम्मू में बढ़ते अपराध को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात कर प्रशासन से लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। सुनील शर्मा ने बताया कि उपराज्यपाल ने भी जम्मू में बढ़ रहे अपराध का संज्ञान लेते हुए आपराधिक तत्वों पर जल्द नकेल कसने का आश्वासन दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू में बढ़ गई है, उसको लेके हम सारे चिंतित हैं, हमारी पार्टी चिंतित है। और पार्टी के ही निर्देश पे मैंने अपनी भेंट आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से की और सारी चिंता हमने व्यक्त की। जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ पीछे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ वारदातें बढ़ी हैं, जिसमें जीवल एक गोलीकांड हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो चोरियाँ, जो थेफ्ट केसेस हैं वो बढ़े हैं। इसके लिए हम काफ़ी सीरियस हैं और ऑनरेबल LG साहब ने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया कि बड़ी जल्दी इस पे बड़ी सख्ती से हम कार्रवाई लेंगे। पुलिस को निर्देश भी दिए हैं कि तुरंत इस पे एक्शन होने चाहिए ताकि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक हो और आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटनाएं न घटे। डेफिनेटली जिस प्रकार से हमारे LG महोदय की विल पावर जो मैंने देखी, डेफिनेटली इन पे कंट्रोल किया है। विधानसभा हवेली के सदस्य एजाज अहमद खान ने तहसील परिसर मंडी का औचक दौरा किया। इस दौरान वहां कई सरकारी मुलाजिम ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिसकी जांच के आदेश उन्होंने जारी कर दिए। उन्होंने यह औचक दौरा लोगों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए किया था, जो सच साबित हुआ। इस परिसर में चारों ओर फैली गंदगी का भी विधायक ने कड़ा नोटिस लेते हुए अधिकारियों को इस व्यवस्था में सुधार लाने के दिशा निर्देश जारी किए। कुल मिलाकर विधायक तहसील परिसर की व्यवस्था से खुश नजर नहीं आए और उन्होंने इसे लेकर पुंछ के DC के संज्ञान में लाने की बात भी कही है। मैंने मंडी तहसील के ऑफिस में यहाँ पे आया हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे लोगों की ये शिकायत आती थी
कि लोग गांव से आते हैं तो यहाँ पे उनको कंसर्न लोग मिलते नहीं हैं। अब आके जब मैंने यहाँ देखा तो मौके पे ऑलमोस्ट 90% ऑफिसेज खाली हैं। तो नायब साहब को मैंने कह दिया है, ये एक डिटेल रिपोर्ट बना लेंगे कि अगर कोई कहीं ऑफिशियल किसी मीटिंग में या कहीं गया है उसको देख लेंगे, और अगर जो नहीं है उसको भी देखा जाएगा। और सबसे हैरानगी की बात है, तहसील के अंदर ऐसी गंदगी, इतना गंद, मैं हैरान ये हुआ कि इस ऑफिस को, जिस ऑफिस को बनाने के लिए हमने एक ख्वाब के मुताबिक हमने ये बनाया था कि ये एक मिनी सेक्रेटरीट पैटर्न पे हमने ये बिल्डिंग बनाई थी कि सारे ऑफिस एक जगह होंगे, लोगों को मुश्किलात नहीं आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बीमारी का अड्डा ही ये तहसील कम्प्लेक्स से ही होगा। इतनी गंदगी यहाँ पे थी, जगह जगह मैंने देखी। उसके लिए मैंने नायब साहब से कहा है कि ये जो ऑफिशियल जो तरीका है उसको करेंगे। नायब साहब को मैंने ये भी कहा कि डी साहब को वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे यहाँ पे, मैं भी उनसे बात करूँगा। और जो लोग भी इसमें गलत होंगे उस पर कानूनी हिसाब से डी साहब जो है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और नायब साहब ने भी मुझे एश्योर किया है कि वो अभी डी साहब से बात करेंगे और इस पे जो है कोई ग्राउंड रियलिटीज़ जो है सामने आएंगी। हमारे लोग, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग फेंस लाइन के कुछ आगे रहते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, कोई लोग बॉर्डर के साथ रहते हैं। सड़क से 10-10 किलोमीटर इनको पैदल चल के जाना पड़ता है। और अफसोस ये होता है कि लोग वहाँ से यहाँ कोई अपनी एप्लीकेशन मार्क करवाने आया है, कोई अपनी सर्टिफिकेट बनाने आया है, कोई KYC की रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, या कहीं भी जो दिक्कत आती है उनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। PHE डिपार्टमेंट का भी कोई एड्रेस नहीं है यहाँ पे कि कहाँ पे PHE डिपार्टमेंट है। ग्राउंड पे तो वो है ही नहीं, तो मुझे लगा था शायद ऑफिस में वो डिपार्टमेंट होगा। तो बड़ा ही अजीब है। मैं डी साहब से भी बात करूँगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में ये बात लाऊंगा कि ऑल इज़ नॉट वेल। हमें कुछ इसके लिए सोचना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि DC साहब इस पे। इधर सुरनकोट नगर पालिका क्षेत्र के अधीन आने वाले कई इलाकों की शक्ल सूरत अगले 1 साल में बदलने वाली है। सुरनकोट में आज 2.5 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने किया, जिसके तहत 69 अलग अलग काम किए जाएंगे। विधायक ने बताया कि यह परियोजना 1 साल में पूरी कर ली जाएगी, जिससे सुरनकोट के लोगों को बेहद फायदा होगा। ये जो टोटल ये प्रोजेक्ट था, ये कोई 2.5 करोड़ रुपए का था। तो इसमें 67 लेन्स हैं और किसी जगह स्लैब डालना है, किसी जगह बाकी जो है ये आज हमने इनॉग्रेट किया है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस साल ये हो जाएगा। बाकी जो रह गया वो अगला जो नेक्स्ट ईयर है उसमें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। इसकी विड्थ ये बता रहे हैं कितनी है, इसकी 105 मीटर है। ये हमारा एक मशहूर यहाँ मंदिर है, उस तक ये जो है इसके ऊपर गाड़ी भी चलाई जाएगी और अच्छे तरीके से इसका काम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि दिस इज़ वेरी गुड। सुरनकोट के अस्पताल में तैनात कुछ डॉक्टर ड्यूटी के समय निजी प्रैक्टिस करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुरनकोट बार एसोसिएशन का आरोप है कि कुछ डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी के समय भी कुछ एक जगहों पर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अस्पताल में दूर दूर से आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट इफ्तिकार हुसैन शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ऐसी शिकायतें उन्हें लगातार मिल रही हैं, जिसका संज्ञान स्वास्थ्य विभाग को लेना चाहिए। उन्होंने सुरनकोट के BMO से ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, ताकि अस्पताल में आने वालों को अब और परेशानी न सहनी पड़े। ये जो हेल्थ सेक्टर में, पार्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स लोग हैं वो ड्यूटी हॉर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये काफ़ी शिकायत यहाँ पे आई है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेंढर है, थ्रू आउट ये प्राइवेट प्रैक्टिस हो रहा है। और पार्टिकुलरली मैं सुरनकोट की बात करूँगा, यहाँ पे BMO साहब ने बहुत सुधार लाया है। इसको बार एसोसिएशन सुरनकोट बड़ा अप्रिशिएट करती है कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले भी ऐसा इतना सुधार नहीं था। तो इनके आने के बाद हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने काफ़ी हद तक
मुझे जाती तौर पे तो वहां जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो लोगों ने आके हमसे बातें की हैं, काफी उनको वहां पे पहले से आज देखने में काफी उनको वहां पे सुधार लग रहा है। उस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन शायद उनको इस चीज का इल्म नहीं है। उनको ये हम गोशगुजार करना चाहते हैं, जो लोगों की फीडबैक है कि यहाँ सुरनकोट में 1 डॉक्टर या 2 डॉक्टर कितने हैं, अब वो खुद देखेंगे इसको। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको चेक करें कि वो ड्यूटी आवर्स में वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस अपने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में बैठ के कर रहे हैं और गरीब लोगों से बड़ी। न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।